स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। हम हाजिर हैं देश भर की दिन भर की खबरों के साथ और आप देख रहे हैं देश दिन भर। कुछ अहम खबरें। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली सरकार ने विधानसभा में वैट संशोधन बिल 2015 पारित कर दिया है, लेकिन इसे लेकर विपक्ष का विरोध भी है। कुछ और अहम खबर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास का बिजली का बिल, जिसे लेकर के लगातार विवाद गर्माता जा रहा है, क्योंकि बिल 1 लाख से भी ज्यादा का है और विपक्षी दल इसका भी विरोध कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे के चिकी घोटाले के बाद अब महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री भी आरोपों के घेरे में हैं और विपक्ष इसे अब वहां मुद्दा बना रहा है। और खबर अगर दक्षिण से देखें तो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री चुनाव जीत गई हैं। उपचुनाव में उन्हें 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत मिली है। एक और अहम खबर पटना से, जहां पर पीएमसीएच में एक निर्दयी मां दूधमुही बच्ची को छोड़ करके चली गई, लेकिन यहां उसे अपनाने के लिए कई लोगों की कतार भी लग गई है। और अहम खबर दिल्ली के एम्स से, जहां पर देश भर से लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। इनके लिए खुशखबरी यह है कि अब वो ऑनलाइन यहां पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। लेकिन इन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं कुछ और अहम खबरों की। एक अहम खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से ही, जहां पर मुकेश मीणा ने कल एसएचओ के तबादले का आदेश दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने इसे सहमति नहीं दी है। हम आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो के एसएचओ विनय मलिक का कल तबादला कर दिया गया था और ब्रिजमोहन को नया एसएचओ बनाया गया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने इसकी सहमति ही नहीं दी है। यह आदेश एंटी करप्शन ब्यूरो के ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश मीणा का था, जिसे विजिलेंस विभाग ने सहमति नहीं दी। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, विजिलेंस विभाग ने सहमति नहीं दी, तो ऐसे में ताजा स्थिति क्या बन रही है? देखिए, क्योंकि कल ही मुकेश कुमार मीणा ने ये आदेश जारी किया था, जिसमें मौजूदा एसएचओ विनय मलिक को हटाकर उनकी जगह पर ब्रिजमोहन को लाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार का कहना है कि क्योंकि जो एसीबी है वो दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। रिपोर्टिंग जो अधिकारी होता है विजिलेंस डायरेक्टर होता है, तो निश्चित तौर पर उस पर दिल्ली सरकार उसको सहमति नहीं दे रही है विजिलेंस डिपार्टमेंट। और विजिलेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि जो पहले अप्रूवल लेनी होती है विजिलेंस डिपार्टमेंट की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के बीच में जिस तरीके से मुकेश कुमार मीणा क्योंकि और एसएस यादव, जो दोनों के बीच में जो पहले से ही लड़ाई चलती आ रही थी कि अगर एसएस यादव कोई ऑर्डर करते थे तो उसको उपराज्यपाल निरस्त कर देते थे और मुकेश कुमार मीणा अगर कोई आदेश देते थे तो उसको दिल्ली सरकार उसको मानने से मना करती थी। वही लड़ाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना यह है स्थिति किस तरह से आगे सुलझती है। फिलहाल रवि, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अहम खबर दिल्ली सरकार के ही अहम फैसले से, जहां दिल्ली विधानसभा में नया प्रस्ताव पारित हुआ है। वैट की दरों में अब 30% तक की बढ़ोतरी दिल्ली सरकार कर सकती है बिना किसी विधानसभा सत्र को बुलाए। ऐसे में विपक्ष अब इस बात का भी विरोध कर रहा है। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को वैट संशोधन बिल 2015 के खिलाफ विपक्ष में बैठी बीजेपी ने जमकर हंगामा काटा। वैट संशोधन बिल का विरोध करते हुए विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता बिल के विरोध में वेल में आ गए और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के सामने वैट बिल की प्रति फाड़कर हवा में उड़ा दिया। बढ़ते हंगामे के बीच बीजेपी के तीनों विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। हंगामे के बीच विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 67 विधायकों ने ध्वनि मत से वैट संशोधन बिल 2015 को पारित कर दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने वैट संशोधन बिल तो पारित कर दिया है, लेकिन फिलहाल दिल्ली में किसी चीज की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की गई है। मैंने वक्तव्य दिया है, सोमनाथ जी बोले हैं, और भी अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि और भी कोई सदस्य रखना चाहे, तो चर्चा का जब प्रस्ताव आया तो उन्होंने चर्चा के प्रस्ताव का विरोध किया कि चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। दरअसल दिल्ली सरकार ने सोमवार को विधानसभा में डीजल और पेट्रोल सहित कई चीजों पर वैट की दरों में 30% तक बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा था। ये वो चीजें थी जिन पर 12.5% से लेकर 20% तक वैट वसूला जा रहा है। जनविरोधी फैसला था और ये धोखा था दिल्ली की जनता के साथ। और आप दिल्ली में पेट्रोल प्रोडक्ट्स के, सॉफ्ट ड्रिंक के और बाकी तमाम चीज़ों की आप कीमत बढ़ा रहे हैं, तो ये तो दिल्ली में महंगाई थोप रहे हैं आप।
दिल्ली विधानसभा के भीतर ये प्रस्ताव पारित हुआ। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन दिल्ली के ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बिजली बिल को लेकर के भी अब विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बिजली का बिल 1,21,780 रुपए आया है। हालांकि सरकार की ओर से दलील दी जा रही है कि 2 मीटर लगे हुए हैं और तोड़ मरोड़ कर इस बात को जनता के सामने रखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ में लग गया। फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइन, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का निवास। बीजेपी नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक गर्ग ने दावा किया कि 2 महीने में अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास का बिजली बिल 1,21,780 रुपए का आया है। विवेक गर्ग के मुताबिक दिल्ली सरकार से 29 जून को आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के सरकारी निवास पर बिजली के 2 मीटर लगे हुए हैं। अप्रैल और मई में 1 मीटर का बिल 65,780 और इन्हीं दोनों महीनों में दूसरे मीटर का बिल 56,000 रुपए आया। यानी दोनों मीटर का कुल बिल 1,21,780 रुपए आया। बिजली बिल को लेकर पैदा हुए विवाद पर दिल्ली सरकार ने खंडन किया और कहा कि मुख्यमंत्री के निवास का बिजली बिल औसतन हर महीने 15,000 रुपए आता है। सरकार के मुताबिक मुख्यमंत्री निवास और मिनी सचिवालय के दोनों के बिजली बिलों को जोड़कर गलतफहमी पैदा की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो दिल्ली सरकार मानती है कि जानबूझकर एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। हालांकि अभी आंकड़ों की जांच होनी है, लेकिन एक चीज स्पष्ट तौर पर बता दें कि जो बिल बताया जा रहा है वो मुख्यमंत्री के घर का नहीं है। जिन 2-3 कमरों में मुख्यमंत्री रहते हैं उसका बिजली का बिल नहीं है। दिल्ली के बाद अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पर फडणवीस सरकार के मंत्री एक के बाद एक आरोपों में घिरते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ही शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर अब आरोप लगा हुआ है कि बगैर ई टेंडर के उन्होंने तकरीबन 191 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया है। विरोधी तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी की परेशानी यह है कि उनकी ही अपनी सहयोगी पार्टी शिवसेना जो सरकार में शामिल है वो भी विरोध कर रही है और एसीबी से जांच की मांग भी कर रही है। डिग्री विवाद में फंसे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने तावड़े के खिलाफ बोरीवली पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने इस मामले में एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग की। बोरीवली के मतदाताओं से झूठ बोलने के आरोप में विनोद तावड़े जी को सबसे पहले उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल में रखा जाए। इधर तावड़े ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय की आपत्ति के बाद जांच की गई और गड़बड़ी पाए जाने पर प्रस्ताव को तुरंत रोक दिया गया। तावड़े ने अपनी सफाई में कहा कि ये ठेका 191 करोड़ का नहीं बल्कि 6 करोड़ का है। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने तावड़े पर लगाए जा रहे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। विनोद तावड़े की ही तरह पंकजा मुंडे भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, ये भी आरोपों में घिर रही हैं। एक आरोप इन पर लगा था चिकी घोटाले का, इसकी सफाई उन्होंने दी ही थी कि एक नया आरोप उन पर लग गया कि एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को इन्होंने ठेका दिया। महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने अभी खुद पर लगे 206 करोड़ के घोटाले के आरोपों पर सफाई दी ही थी कि फिर एक नए आरोप में वो घिरती नजर आ रही हैं। जालना जिले में जलयुक्त शिवार योजना के तहत बांध बनाने का ठेका सुनील हाईटेक इंजीनियर्स नाम की कंपनी को दिया गया। खास बात यह है कि इस कंपनी को फडणवीस सरकार ने पहले ही अयोग्य करार दिया था। बावजूद इसके पंकजा की सिफारिश पर इस कंपनी को लाखों का ठेका दिया गया। आरोप है कि कंपनी को ठेका देते वक्त नियमों की अनदेखी भी की गई। लंदन से लौटने पर पंकजा ने साफ कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्ट्रैक्टर रत्नाकर गुट्टे की उन्होंने कोई मदद नहीं की। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले में अब संदिग्ध मौतों की तादाद बढ़कर के 43 तक पहुंच गई है। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर इस मामले को जोड़ते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की लगातार मौत के बाद एसआईटी अब नींद से जागी है। देश भर में बवाल मचने के बाद एसआईटी ने एसटीएफ को इन मौत की जांच करने को कहा है। अब तक हुई 43 में से 25 मौतें सवालों के घेरे में हैं। सबसे पहले इन लोगों की कॉल डिटेल खंगाली जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि ये लोग किसी दबाव में तो नहीं थे और मौत से पहले किन लोगों से इनकी बात हुई थी। व्यापम घोटाले में एक और संदिग्ध की मौत का खुलासा हुआ है। व्यापम भर्ती घोटाले में वन रक्षकों की भर्ती में हुए फर्जीवाड़े की बालाघाट पुलिस ने जब मई में जांच शुरू की तो मामले के एक और संदिग्ध अमित सागर का नाम सामने आया। अमित सागर नाम के छात्र की इस साल फरवरी में श्योपुर जिले में एक तालाब में लाश मिली थी। अमित सागर घोटाले में संदिग्ध था। अमित सागर का नाम व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी इंद्रजीत भूषण ने पुलिस को दिए अपने बयान में लिया था। मध्य प्रदेश के बाद अब खबर तमिलनाडु से, जहां पर मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपना पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब उपचुनाव हुआ है और इसमें उन्होंने राधाकृष्ण नगर विधानसभा चुनाव से 1.5 लाख से भी ज्यादा मतों से ये चुनाव जीत लिया। ये जीत है तमिलनाडु की अम्मा की।
जनता के बीच उनके भरोसे की। शुरुआती रुझानों से ही पार्टी समर्थकों के बीच जश्न का माहौल पैदा हो गया, लेकिन जैसे ही अम्मा की जीत की खबर मिली, समर्थक जश्न में डूब गए। अपनी इस जीत के लिए जयललिता ने भी सभी मतदाताओं और पार्टी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी इस जीत को राज्य में 2016 में होने वाले विधानसभा चुनाव का पूर्व संकेत बताया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गरोड विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार चंद्र सिंह सिसोदिया विजयी रहे। बीजेपी ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। हालांकि उसकी जीत का अंतर साल 2013 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कम रहा। यहाँ उपचुनाव बीजेपी के विधायक राजेश यादव का बीमारी के चलते निधन होने से कराया गया। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम की अरुविकारा सीट से यूडीएफ के एस सबरीनाथ ने जीत दर्ज की है। 2 जुलाई से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन सामान्य तौर पर 9-10 फीट का शिवलिंग होता है। इस बार ये 13 फीट का शिवलिंग है और भक्तों में इस बात को लेकर भी उत्साह है। यात्रा की पूरी तैयारियों के बाद प्रशासन ने ऑन स्पॉट पंजीकरण शुरू कर दिया है। जिन्होंने पहले पंजीकरण नहीं करवाया था, उनका पंजीकरण जम्मू हाट और बेस कैंप में तत्काल किया जा रहा है और मेडिकल टीम लोगों की जांच कर उन्हें सर्टिफिकेट मौके पर ही दे रही है। भक्त भोले के जयकारे लगाकर दूसरों का भी उत्साह बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस साल अब तक 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है। अनुमान है कि पहले दिन यानी 1 जुलाई को लगभग 40,000 के करीब लोग भोले के दर्शन करेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने भी पूरी तैयारी कर ली है। आधार शिविर में सीआरपीएफ ने कमान संभाल ली है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बाबा अमरनाथ की यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करने 1 जुलाई को कश्मीर पहुंचेंगे और यात्रा के पहले दिन वो भी अमरनाथ के दर्शन करेंगे। देश दिन भर में होंगी कुछ और इस वक्त एक और बेहद अहम खबर आ रही है। खबर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी हुई है। खबर ये है कि उनकी वजह से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट 1 घंटे देरी से चली है और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि दरअसल उनके साथ यात्रा कर रहे थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वो अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल गए और उसे लाने में एयर इंडिया ने कहा कि उन्हें दूसरी फ्लाइट से भेजा जाएगा, लेकिन सीएम फडणवीस इस बात के लिए राजी नहीं हुए। क्या है ये पूरा मामला? ज्यादा जानकारी के साथ विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, कब की ये घटना है? क्या हुआ ये इसमें कि आखिर फ्लाइट लेट हो गई और आरोप लग रहा है देवेंद्र फडणवीस पर? प्रशांत, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने कई अधिकारियों के साथ यूएस दौरे पे गए हैं और ये पूरा 1 हफ्ते का दौरा है। और कल रात यानी कि लगभग 1:30 बजे की एयर इंडिया की फ्लाइट जिसका नंबर AI-191 है, मुंबई न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी, वो अपने शेड्यूल टाइम पे थी और उसमें तकरीबन 250 यात्री सवार थे। और बताया जा रहा है कि उसमें देवेंद्र फडणवीस अपने कई अधिकारियों के साथ उसमें बोर्डिंग बस से चढ़ने ही वाले थे। तब तक उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम प्रवीण परदेसी बताया जा रहा है, वो अपना पासपोर्ट घर में ही छूट गए। बताया जा रहा है कि उनका वीजा जो है वो नए पासपोर्ट पे नहीं मिल रहा था। उनका यूएस वीजा सिर्फ पुराने पासपोर्ट पे था, जो अपना पासपोर्ट वो घर छोड़ के आ गए थे। उसको लेकर एयर इंडिया ने कहा कि परदेसी को कि सर आपको दूसरी फ्लाइट में हम उसी क्लास में भेजेंगे, लेकिन इस फ्लाइट में नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने आपत्ति जताई। उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर मेरे अधिकारियों को इस फ्लाइट से रोका जाएगा तो हम पूरी टीम के साथ इस फ्लाइट से उतर जाएंगे और फिर दूसरी फ्लाइट में जाएंगे। तो काफी मशक्कत के बाद जो प्रवीण परदेसी है उनका पुराना पासपोर्ट घर से लाया गया। तो इस दौरान तकरीबन 1 घंटे तक वो फ्लाइट है वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी रही, जिसकी वजह से 250 यात्री जो फ्लाइट के अंदर मौजूद थे काफी ज्यादा नाराज थे। उन्होंने काफी ज्यादा शिकायतें भी की। उनमें से एक यात्री ने लिखित शिकायत की इंडिया को कि ये कोई वीवीआईपी कल्चर है वो खत्म होना चाहिए। सिर्फ एक आदमी की वजह से 250 लोगों को 1 घंटे तक फ्लाइट में रुकना पड़ा। बिल्कुल, शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर पीएमसीएच में एक महिला अपनी दूधमुही बच्ची को छोड़ करके चली गई। अफरा तफरी का आलम था, लेकिन खास बात यह है कि इसके बाद इस बच्ची को गोद लेने के लिए भी लोगों की लंबी कतार यहां पर लग गई। बच्ची को बेजार छोड़ करके चली गई एक महिला और उसके बाद उसका पता लगाने की भी कोशिश की गई, लेकिन तब तक के उस बच्ची को अपनाने के लिए भी बड़ी तादाद में यहां पर लोग पहुंचने लगे। लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता ये है कि पहले इसकी मां की तलाश की जाए और फिर उसके बाद कोई दूसरा कदम अस्पताल उठाएगा। और अब खबर एम्स से जुड़ी हुई।
दिल्ली के एम्स में देश भर के लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि अब वो ऑनलाइन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। खास बात यह भी है कि जांच रिपोर्ट भी उन्हें ऑनलाइन अब मुहैया कराई जाएगी। बिहार के छपरा से आए मुन्नी लाल परेशान है। उन्हें हर 3 महीने पर इलाज के लिए एम्स आना पड़ता है। कैंसर से पीड़ित मुन्नी लाल को हर बार अपॉइंटमेंट और जांच रिपोर्ट लेने की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एम्स में रोजाना 10,000 लोग इलाज के लिए आते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए सुबह से ही एम्स के काउंटर के बाहर लंबी कतार लग जाती है। अपॉइंटमेंट सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही है, इसलिए लोग काउंटर खुलने से घंटों पहले ही लाइन में लग जाते हैं। यहाँ पे तो बहुत लाइन लगना पड़ता है। सुबह हम 2 बजे से लाइन में लगे हैं, अभी जाके पूरा काम भी नहीं हुआ है। लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए एम्स ने एक नई पहल की है। 1 जून से कोई भी मरीज या उनका रिश्तेदार देश के किसी भी कोने से इंटरनेट के जरिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकता है। साथ ही जानकारी www.aims.edu पर मौजूद है, जहां से बुकिंग होगी। फिलहाल एम्स के 30 डिपार्टमेंट में ये ऑनलाइन सुविधा शुरू की जा रही है। देश दिन भर की इन खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की कुछ और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।